हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का, अर्थात पर्यावरण के लिए जो लाभदायक तकनीकी होती है उसे ही पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी कहा जाता है और उसके विविध आयामों का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। विविध आयामों से मतलब है कि उसका अर्थ क्या होता है, उसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या क्या है, उससे हमें लाभ क्या होते हैं, यह जो तकनीकी है किस आधार पर कार्य करती है, अर्थात इसकी कार्यप्रणाली क्या है और इससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत हम पर्यावरण से संबंधित कुछ शब्दावलियों का भी अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 3 नंबर में पूछे जाने की जिनकी संभावना बहुत अधिक है। तो जैसे ही आपसे 3 नंबर में 1 या 2 लाइनों में वो शब्दावली पूछ ली जाए तो आपको वह शब्दावली बनना चाहिए और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो पर्यावरण से संबंधित है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ की बात करें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है पर्यावरण अनुकूल और दूसरा होता है प्रौद्योगिकी। पर्यावरण अनुकूल से मतलब होता है जो पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी हो, अर्थात पर्यावरण के लिए लाभदायक हो, और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसी तकनीकी जो पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी हो उसे हम पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो क्लियर हुआ परिभाषा और अर्थ। इसके और भी नाम हैं, इसे हरित प्रौद्योगिकी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? हरित प्रौद्योगिकी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अपशिष्ट में कमी होती है, अर्थात इस तकनीकी के माध्यम से ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं जिससे पर्यावरण के लिए यह लाभदायक होती है, साथ ही साथ अपशिष्ट का जो उत्पादन होता है वह बहुत कम होता है। साथ ही साथ इससे जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन संसाधनों का सतत उपयोग होता रहता है, अर्थात ऐसे उत्पाद होते हैं जो भविष्य में समाप्त नहीं होते, एक बार उनका उपयोग करने के बाद दोबारा हम उनका उपयोग कर सकते हैं, अर्थात ऐसे संसाधनों का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उससे पर्यावरण के गुणों में वृद्धि भी होती है, अर्थात कुछ ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं, पर्यावरण में प्रदूषण होने से रोकते हैं। तो इसीलिए ये सभी चीजें होने के कारण इसे हरित प्रौद्योगिकी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं पर्यावरण अनुकूल जो प्रौद्योगिकी है उसके स्तंभ कौन कौन से हैं, उसके पिलर कौन कौन से हैं, यह प्रौद्योगिकी किन किन चीजों पर आधारित होती है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज है यदि वह तकनीकी पर आधारित है तो सबसे पहला स्तंभ होगा उसका ऊर्जा, क्योंकि तकनीकी किससे चलती है? ऊर्जा से चलती है। तो इसका पहला स्तंभ क्या है? ऊर्जा। दूसरा क्या है? पर्यावरण, क्योंकि इस तकनीकी के अंतर्गत हम जिन उत्पादों को बना रहे हैं, हम जिन चीजों का निर्माण कर रहे हैं उसका सीधा संबंध किससे है? पर्यावरण से है। हमें पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि करना है, इसीलिए हम ऐसी तकनीकी का निर्माण कर रहे हैं और वो तकनीकी चलेगी किससे? ऊर्जा से। तो पहला स्तंभ हुआ ऊर्जा, दूसरा हुआ पर्यावरण, तीसरा है अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि जब आप पर्यावरण के अंतर्गत विकास भी करते हैं तो उसमें आपका आर्थिक विकास भी समाहित होता है। तो आपने सुना होगा ग्रीन अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था, अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास करना जिसके अंतर्गत पर्यावरण के हितों का भी ध्यान रखा जाए। तो इसका तीसरा स्तंभ कौन सा होगा? अर्थव्यवस्था। और चौथा स्तंभ होगा समाज, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पर्यावरण मानव को और मानव पर्यावरण को सीधे तौर पर एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो जो पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी है उसके कितने स्तंभ हैं? तो 4 स्तंभ हैं। पहला है ऊर्जा, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है अर्थव्यवस्था और चौथा है समाज। अब बात कर लेते हैं कि यह जो प्रौद्योगिकी है इसको बनाने के पीछे उद्देश्य है क्या क्या। तो इसको बनाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे ऐसी प्रौद्योगिकियों का विकास करना जो प्रकृति को क्षति पहुंचाए बिना मानव की आवश्यकता को पूरा कर सके। देखिए, आप देख रहे हैं कि बदलते हुए परिदृश्य में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और जिस गति से यह जनसंख्या बढ़ रही है उसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। चाहे आप खाद्यान्न की मांग की बात करें या फिर वाहनों की बात करें, सड़कों पर वाहनों की मात्रा बढ़ रही है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, साथ ही साथ भूख भी बढ़ रही है जिससे खाद्यान्न के उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब खाद्यान्न के उत्पादन पर जब जोर ज्यादा दिया जाता है तो इसमें हम केमिकल का उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन कर सकें। लेकिन इससे होता क्या है? इससे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही साथ मानव को भी नुकसान पहुंचता है।
जब हम पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, अर्थात ऐसी तकनीकियों का विकास करते हैं जिससे हम कुछ ऐसे उत्पाद बना सकें जिससे जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसी प्रौद्योगिकियों का विकास कर सकते हैं जिससे प्रकृति को क्षति भी नहीं पहुंचती, साथ ही साथ मानव की जो भी आवश्यकताएं हैं भौतिक, शारीरिक और मानसिक, उन सभी की पूर्ति भी की जा सकती है। ऐसे उत्पाद बनाना जिन्हें पूरी तरह से पुनर्नवीकृत या पुनः उपयोग में लाया जा सके। देखिए, कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं, जैसे कि हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों में परंपरागत संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद उनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ उनका उपयोग करने से क्या होता है, प्रदूषण भी फैलता है। तो हमारा ध्यान अब किसकी ओर गया, नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन की ओर गया, जिससे हम ऐसे माध्यमों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो पूर्णतः स्वच्छ होती है, पर्यावरण हितैषी होती है, साथ ही साथ इनके संसाधन कैसे होते हैं, असीमित होते हैं, इन्हें हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। एक बार उनका उपयोग करने के बाद दोबारा उनका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। उत्पादन और खपत के बदलते प्रतिरूप के माध्यम से स्वास्थ्य और पर्यावरण को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए वैकल्पिक तकनीकी का विकास करना। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ऐसी तकनीकी का विकास कर रहे हैं जो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके और साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए। उन प्रौद्योगिकी का विकास करना जो जैव निम्नीकरण उपयोगिता के दायरे का यथासंभव विस्तार करते हैं, अर्थात जैव निम्नीकरण अर्थात उनका हम अपघटन भी बहुत आसानी से कर सकें। साथ ही साथ सतत विकास करना और प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन को रोकना। तो इस प्रौद्योगिकी के उद्देश्य क्या है कि जो संसाधनों का हम अतिदोहन कर रहे हैं, हम सतत विकास की अवधारणा को छोड़कर किसको अपना रहे हैं, हम सिर्फ वर्तमान की आवश्यकताओं को देख रहे हैं। तो इन सभी चीजों को हटाकर सतत विकास की अवधारणा को अपनाना, संसाधनों का जो हम अतिदोहन कर रहे हैं उसको कम करना और ऐसी तकनीकी का विकास करना, ऐसे उत्पादों का विकास करना जिसका अपघटन आसानी से हो सके, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो और जिन्हें हम पुनः उपयोग में कर सकें। तो इन सभी इस तरीके के उत्पादों का विकास हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, इसके उद्देश्य हैं। साथ ही साथ एक उद्देश्य और है कि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन से निपटान हो सके। मतलब आप जब इस तरीके के उत्पाद बनाएंगे जो पर्यावरण हितैषी होंगे, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तो स्वतः ही उससे प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उभर रही हैं उनका हम निराकरण कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो यह प्रौद्योगिकी है उसकी कार्यप्रणाली क्या है, वह किस तरीके से कार्य करती है। तो इसमें पुनर्चक्रण युग या जैव निम्नीकरण सामग्री को अपनाया जाता है, अर्थात इस तरीके की सामग्री को उपयोग में लाया जाता है जो आसानी से जिसका पुनः उपयोग किया जा सके या फिर जो बहुत आसानी से विघटित हो सके, अर्थात उसके अवशेष बचे ना रहें। जैसे कि प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक क्या होता है, कभी गलता नहीं है। पन्नी जो होती है, पॉलीथिन होती है, वो गलती नहीं है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इसके माध्यम से हम इस तरीके के उत्पादों का उपयोग करते हैं जिनका जैव निम्नीकरण भी बहुत आसानी से हो जाए, साथ ही साथ उनका हम पुनः उपयोग भी कर सकते हैं, जिसमें हम जैविक खेती की बात कर लेते हैं। जैविक खेती के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो उत्पाद निकलते हैं उनका उपयोग खाद के रूप में भी कर लेते हैं और उनका उपयोग खाद्यान्न के रूप में भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से उनका उपयोग हम बहुआयाम से कर लेते हैं और साथ ही साथ उनका निम्नीकरण भी बहुत आसानी से हो जाता है। प्रदूषणकारी पदार्थों में कमी होती है, क्या करते हैं हम, प्रदूषणकारी पदार्थों में कमी करते हैं। प्रदूषणकारी पदार्थों में कमी करेंगे तो पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अपने आप साकार हो जाएगी, अर्थात इस तरीके की प्रौद्योगिकी हम निर्मित करके प्रदूषणकारी पदार्थों में कमी लाते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, नवीनीकरण ऊर्जा, हम क्या करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की खोज करते हैं इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे संसाधनों का निर्माण करते हैं, ऐसी तकनीकी का निर्माण करते हैं जिससे हम ऐसे ऊर्जा के स्रोत खोज सकें जो असीमित हों और जिनके भंडारण असीमित हों और साथ ही साथ वह पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। ऊर्जा की दक्षता में वृद्धि करते हैं और लो इंपैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की अवधारणा पर कार्य करते हैं। तो इस तरीके से इसकी यह कार्यप्रणाली होती है। बात करते हैं दैनिक जीवन में पर्यावरण जो अनुकूल प्रौद्योगिकी है उसके अनुप्रयोग क्या है, उसका किस तरीके से उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ हवा पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, जो अपशिष्ट बचे हुए हैं उनका हम प्रबंधन कर सकते हैं। और जब उनका प्रबंधन बहुत अच्छे से हो जाएगा तो जो हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जो जल प्रदूषण हो रहा है, वह प्रदूषण कम होगा। साथ ही साथ हमारी हवा और पानी भी क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। इसके माध्यम से हम ऐसी तकनीकों का विकास कर सकते हैं जिसका उपयोग हम पानी गर्म करने में, घरों को ठंडा रखने में, खाना पकाने में तथा प्रकाश की व्यवस्था आदि में कर सकते हैं। अर्थात ऐसे उपकरणों का विकास कर सकते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में आसानी से कर सकें। जैसे कि आप सोलर कुकर की बात करें तो सोलर कुकर में आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना खाना बना सकते हैं सौर के प्रकाश से। सोलर कुकर सौर बैटरी जो होती हैं उसके माध्यम से आप प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके की हम तकनीकी का विकास करते हैं जिनका दैनिक जीवन में बहुत आसानी से उपयोग हो सके। सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में यह अक्षय ऊर्जा के नए क्षेत्र खोलता है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र खोलता है मतलब बहुत सारी ऐसी तकनीकी का विकास करता है जिससे हमारे जो आसपास चीजें उपलब्ध हैं उन सभी का हम उपयोग करके नए प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। और यह ऊर्जा कैसी होती है, पर्यावरण हितैषी होती है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कार, बायोगैस संयंत्र और पवन चक्कियां जैसे कुछ उपकरण बनाने में भी इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के लाभ क्या क्या हैं। हमने देखा कि इसका अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं, अब हम देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो देखिए, जब पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी शब्द से ही ज्ञात होता है कि यह पर्यावरण को लाभदायक पहुंचाने वाली तकनीकी है, तो जब यह पर्यावरण की हितैषी होती है, पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है, तो यह क्या करेगी, पर्यावरण को स्वच्छ भी रखेगी। तो यह एक पर्यावरण हितैषी तकनीक है। किसी भी प्रकार का हानिकारक उत्पाद पैदा नहीं होता है। इस तकनीकी के माध्यम से हानिकारक उत्पाद पैदा नहीं होता है और पर्यावरण स्वच्छ बना रहता है। इससे पर्यावरण क्षरण एवं प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीकी के माध्यम से ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं जिससे पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है वह नियंत्रित किया जा सकता है और जो प्रदूषण हो रहा है उसे भी हम रोक सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी से संबंधित उपकरणों के रखरखाव की आवश्यकता कम होती है। अर्थात इसमें जो तकनीकी का विकास, जो उपकरणों का विकास किया जाता है उनके रखरखाव की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसे संचालित करने के लिए अधिक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता, अर्थात कम पैसे पर इस तकनीकी को हम साकार कर सकते हैं। इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को भी किया जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है। इसमें अक्षय संसाधनों का प्रयोग किए जाने के कारण इन संसाधनों के खत्म होने की संभावना भी नहीं रहती है, क्योंकि जो अक्षय ऊर्जा के संसाधन हैं वह असीमित होते हैं, पुनः उपयोग करने लायक होते हैं, पर्यावरण हितैषी होते हैं। तो जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जिनके भंडारण समाप्त होने की संभावना बनी रहती है, उनके विकल्प के तौर पर हम अक्षय ऊर्जा संसाधनों का विकास इस तकनीकी के माध्यम से कर सकते हैं जिनसे ऊर्जा की असीमित मात्रा हमारे पास उपलब्ध हो सकती है। तो इसके लाभ हमने देखे क्या क्या हैं। एक तो यह पर्यावरण हितैषी है, दूसरा इसमें हानिकारक उत्पाद जन्म नहीं लेते, पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण को नियंत्रित करता है, साथ साथ प्रौद्योगिकी से संबंधित उपकरणों के रखरखाव की आवश्यकता भी कम होती है, साथ ही साथ इसमें खर्चा भी कम होता है। जो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है, उसकी समस्या का भी निदान करता है। साथ ही साथ अक्षय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से जो ऊर्जा के संसाधनों में कमी आ रही है उसकी भी पूर्ति करता है। साथ ही साथ यह लोगों को रोजगार देने में भी सहायक है। तो इतने सारे इसके लाभ हैं, और भी लाभ हो सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा सीमित है, इसलिए आपको उतने ही याद रखने हैं जितना आप लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी की हानि क्या है या सीमाएं क्या हैं। यह प्रौद्योगिकी सही तरीके से कारगर क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई भी चीज है यदि वह लाभदायक है तो उसकी कुछ हानियां भी होंगी, उसमें कुछ अवरोध भी उत्पन्न होंगे। तो पर्यावरण अनुकूल जो प्रौद्योगिकी है उसमें क्या क्या हानियां हैं और कौन कौन सी सीमाएं हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी कमी तो है तकनीकी ज्ञान में कमी। हमने देखा है, जब हम पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था कि पर्यावरण को एक विषय के तौर पर अपनाने में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। बहुत सारे विद्वान चाहते हैं कि इसको अपनाया जाए और कुछ विद्वान चाहते हैं कि इसे शिक्षक पाठ्यक्रम में शामिल ना किया जाए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों पर बोझ बढ़ता है। साथ ही साथ इसकी तकनीकी ज्ञान वाले जो शिक्षक हैं या संस्थान हैं, इनकी भी कमी होती है। तो जब संस्थान, शिक्षक और जो छात्र हैं उनको पर्यावरण के विषय में ज्ञान ही नहीं होगा, उस तकनीकी के विषय में ज्ञान नहीं होगा, तो वह इस तकनीकी के क्षेत्र में आगे कार्य कैसे कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? तकनीकी ज्ञान की कमी। दूसरा, उच्च कार्यान्वयन लागत।
इस प्रकार की तकनीकी के निर्माण में शुरुआत में लागत बहुत ज्यादा लगती है। जैसे आप पवन चक्कियों की बात कर लीजिए, तो पवन चक्कियों का जब हम निर्माण करते हैं, पवन चक्कियों को जब हम स्थापित करते हैं तो उसमें लागत बहुत ज्यादा होती है। एक बार जब आप स्थापित कर लेते हैं तो फिर इसके रखरखाव की और नियंत्रित रूप से चलाने में बहुत कम लागत की आवश्यकता होती है। आप सोलर पैनल की बात कर लीजिए, जब सोलर पैनल आपको लगाना होता है तो उसमें भी शुरुआत में लागत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर निरंतर रूप से इससे हम लगातार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और लागत बाद में बहुत कम हो जाती है। लेकिन इस तकनीकी के क्रियान्वयन को जो प्रारंभ करना होता है वह बहुत महंगा होता है। तीसरा, जानकारी का अभाव। लोगों को अक्षय ऊर्जा संसाधन के विषय में जानकारी ही नहीं होती। पर्यावरण अनुकूल जो प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है उसके विषय में जानकारी ही नहीं होती है, तो वह इस तकनीकी उस प्रौद्योगिकी का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। किसी भी ज्ञात वैकल्पिक रसायन या कच्चे माल का अभाव। अब इसके लिए जो ज्ञात रसायन का उपयोग किया जाता है, कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, उसका भी हमारे देश में बहुत ज्यादा कमी है। इसके प्रदर्शन प्रभावों के संबंध में अनिश्चितता का होना। देखिए क्या होता है, इस तकनीकी का जब हम उपयोग करते हैं तो इससे हमें तुरंत लाभ दिखाई नहीं देता, इसमें अनिश्चितता बनी रहती है कि लाभ ज्यादा होगा कि लाभ कम होगा, तो इसके कारण भी इस तकनीकी का उपयोग हम ज्यादा तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो यह तो हुआ पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के विविध आयाम की आखिर यह क्या होती है, अर्थ क्या होता है, लाभ क्या होते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है और यह किस तरीके से कारगर सिद्ध होती है, साथ ही साथ इसकी क्या सीमाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली कुछ शब्दावलियां जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, 3 नंबर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं हम हरित अर्थव्यवस्था की। हरित अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पर्यावरणीय हितों का ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हरित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह एक निम्न कार्बन अर्थात जिस अर्थव्यवस्था में कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम हो, अर्थात उद्योग धंधे तो लगाए जाएं, देश के विकास की बात तो कही जाए, लेकिन उसमें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम से कम रखी जाए ताकि पर्यावरण हितैषी से बनाया जा सके। संसाधन कुशल हो। संसाधन कुशल से मतलब क्या होता है? अर्थात इसमें कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। साथ ही साथ यह सामाजिक रूप से समावेशी हो, अर्थात देश के समाज के सभी जो विभिन्न वर्ग हैं उन तक इसका लाभ पहुंच सके। यह वृद्धि एवं विकास का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है जो सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप और अनुकूल होता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश के विकास की बात की जाती है, देश की वृद्धि की बात की जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत हम सतत विकास की अवधारणा को अपनाते हुए देश के विकास और देश की वृद्धि की बात करते हैं ताकि हम वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए उन संसाधनों का उपयोग करें। यह आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक हितों को बनाए रखने के लिए तथा इन्हें आगे बढ़ाने पर बल देती है। अब बात कर लेते हैं हम हरित बैंकिंग की। तो यहां पर आपको समझ में आ गया हरित अर्थव्यवस्था क्या है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पर्यावरण के हितों का ध्यान रखा जाता है हरित अर्थव्यवस्था कहलाती है। हरित बैंकिंग क्या होती है? तो हरित बैंकिंग से तात्पर्य अपनी आर्थिक नीतियों में ऐसी युक्तियों का प्रावधान करें कि वह राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक हो। बैंकिंग में क्या किया जाता है? बैंकिंग में लेन देन किया जाता है, तो सिर्फ इसमें आर्थिक रूप से ध्यान दिया जाता है, लेकिन हरित बैंकिंग के द्वारा आर्थिक रूप से अर्थ का तो ध्यान दिया ही जाता है, साथ ही साथ आर्थिक नीतियों के साथ ही साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिले, साथ ही साथ आर्थिक विकास भी हो, इन सभी का ध्यान इसके अंतर्गत रखा जाता है। ग्रीन बैंक जनता द्वारा निवेशित एक संस्था होती है जिसका उद्देश्य विशेष प्रकार के नए लेन देन तथा बाजारू कुशलता सुनिश्चित करना है। कैसी संस्थाएं होती हैं? यह जनता द्वारा निवेशित। जनता अपना पैसा इकट्ठा करके इसमें निवेश करती है और एक संस्था का निर्माण करती है। इसका काम क्या होता है? नए लेन देन का बाजार तैयार करना और उसे बाजारू कुशलता के रूप में सुनिश्चित करना। ग्रीन बैंक अपने आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। तो यह बैंक किन किन मुद्दों को ध्यान में रखता है? जो आपके साधारण बैंक होते हैं वह सामाजिक और पर्यावरण को ध्यान नहीं रखते, लेकिन जो हरित बैंक की अवधारणा है यह आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति तो करता ही है, साथ ही साथ सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को भी ध्यान में रखता है। इस बैंक के लिए एक नाम और है, क्या है? नैतिक बैंक। इसे नैतिक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हरित इमारतें। हरित इमारतें अर्थात ऐसी इमारतें, ऐसे भवन जो पर्यावरणीय अनुकूल हों, अर्थात जिनके निर्माण में
बहुत कम संसाधनों की आवश्यकता हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए जिससे अपशिष्ट की मात्रा कम निकले और पर्यावरण के द्वारा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। जैसे कि आपने ऐसा भवन बनाया जिसमें दिन के समय आपको ऊर्जा की आवश्यकता ना पड़ती हो, आपको लाइट ना जलानी पड़े, अर्थात सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती रहे। आप उसमें इस तरीके की खिड़कियां बना दें ताकि आपको दिन के समय या रात के समय अलग से कूलर और पंखा ना चलाना पड़े, आपकी हवा आती जाती रहे। या आप इतने ज्यादा पेड़ पौधे आसपास लगा देते हैं जिससे वहां पर शुद्ध ऑक्सीजन बनी रहे। तो इसके माध्यम से ऐसे भवनों का निर्माण किया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण की एक युक्ति है। ये ऐसी इमारतें हैं जिनके निर्माण में ऐसी विधियां काम में लाई जाती हैं जो पर्यावरण मैत्रीपूर्ण होती हैं। ये निर्माण, रख रखाव, पुनर्निर्माण तथा ध्वस्त करने तक संसाधन कुशल होती हैं। हरित इमारतों को संधारणीय या सतत इमारतें भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे भवन होते हैं जिनमें अपशिष्ट की मात्रा भी बहुत कम मात्रा में निकलती है। बात करते हैं हरित पट्टी का। हरित पट्टी का मतलब पेड़ पौधों की एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्थान निर्धारित कर दिया जाता है जहां लोगों को बांध बनाने की अनुमति नहीं होती है, जहां लोगों को खनन करने की अनुमति नहीं होती है। हरित पट्टिकाएं ऐसे सुनियोजित स्थान होते हैं जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे कि भवन निर्माण, कारखाने, बांध आदि से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात इनके निर्माण की यहां पर अनुमति नहीं दी जाती। हरित पट्टिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों की अनुमति नहीं दी जाती है। ये स्थान केवल वनस्पति उगाने के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात ऐसे स्थान निर्धारित कर दिए जाते हैं जहां पर वनस्पतियों का उत्पादन किया जाता है, जहां पर लोगों का जो हस्तक्षेप होता है, व्यक्तियों का हस्तक्षेप होता है, जिनके माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इको मार्ग। इको मार्ग क्या है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में आरंभ किया गया है। तो जो इको मार्क है उसे कब प्रारंभ किया गया है? 1991 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पादों को तैयार करना, अर्थात ऐसे उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, पर्यावरण के हितैषी होते हैं। इसका जो लोगो है वो क्या है? मिट्टी का बर्तन। ये आप ध्यान रखिएगा, ये अलग से पूछ लिया जाता है कि इको मार्क का लोगो क्या है। तो क्या है? मिट्टी का बर्तन है जो कि पृथ्वी तथा इसके भंगुर लक्षणों को दर्शाता है। फिर है स्वच्छ विकास क्रियाविधि। स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्या है? तो यह क्योटो प्रोटोकॉल के तहत यह अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट क्रियाविधि है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट क्रियाविधि है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके उत्सर्जन को कम करने के अनुपालन पर सहमति बनाई गई है कि हर देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इनके उत्सर्जन को कम से कम करे। इसमें एक विकसित राष्ट्र किसी विकासशील देश के लिए एक ऐसी योजना को प्रवर्त कर सकता है जहां पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ही कम होता है, अर्थात इसके अंतर्गत तकनीकी का हस्तांतरण किया जाता है किसी ऐसे देश को जिसके पास संसाधनों की कमी है, तकनीकी का अभाव है। विकासशील या विकसित देश द्वारा उन देशों के लिए ऐसी तकनीकी उपलब्ध कराई जाती है, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे उसका विकास बहुत तीव्र गति से हो, साथ ही साथ कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम हो। RRR, ट्रिपल R, ये मूवी नहीं है, ये क्या है? एक संकल्पना है। क्या है? यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक तकनीकी है जिसके माध्यम से हम ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जिस तरीके से हम दिन ब दिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं तो उनके उपयोग के द्वारा बहुत सारे अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन अपशिष्टों का हम प्रबंधन नहीं कर पाते, जिससे कचरा पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और यह कचरा या तो समुद्र तटों पर आपको देखने को मिलता है या फिर यह मृदा को प्रभावित करता है। तो RRR तकनीकी के माध्यम से हम इन अपशिष्टों का प्रबंधन कर सकते हैं। वो RRR तकनीकी क्या है? तो इसमें रिड्यूस अर्थात कम करना, अर्थात ऐसे उत्पाद जिनका उपयोग आप कम से कम कर सकते हैं उसको रखा जाता है। जिनका उपयोग आपको नहीं करना लेकिन आप मजबूरी में फिर भी कर लेते हैं तो उनको इसके अंतर्गत हटा दिया जाता है, अर्थात आपको बताया जाता है कि आपको कौन से उत्पाद सबसे ज्यादा जरूरी है और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा रीयूज,
अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद आप उनका पुनः उपयोग कर सकें। और तीसरा होता है रिसाइकिल अर्थात पुनः चक्रण। पुनः चक्रण मतलब ऐसे उत्पाद यदि खराब हो जाते हैं तो उनसे अपशिष्ट चीजों को अलग कर उपयोगी चीजों को फिर से लाके उसको पुनः उपयोग हेतु बनाना। तो ये 3 RR तकनीकी के माध्यम से जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अनुसार हमें अपशिष्ट को कहीं पर भी जमीन में गड्ढे में डालने की बजाय कम करना, पुनर्उपयोग में लाना अथवा पुनर्चक्रण में डालना चाहिए। हम पहले क्या करते थे, यदि कोई ठोस अपशिष्ट निकलता था तो या तो जमीन में दफना देते थे या उसे जला देते थे या हम जल में बहा देते थे। इस कारण से जल में बहाने से जल प्रदूषण, मिट्टी में दफनाने से मृदा प्रदूषण, उनको जलाने से वायु प्रदूषण होता था, बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व निकलते थे। लेकिन RRR तकनीकी के माध्यम से इन चीजों से हमें क्या मिली, मुक्ति मिली और इससे पर्यावरण को भी, ये पर्यावरण हितैषी भी सिद्ध हुई। बायो एस्फाल्ट। बायो एस्फाल्ट क्या है, तो यह एक चिपचिपा गाढ़ा तरल और अर्ध तरल डामल जैसा एक पदार्थ है। चूंकि क्या है, डामल किससे निकलता है, आपका पेट्रोलियम से निकलता है और पेट्रोलियम से निकलने वाले उत्पादों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। साथ ही साथ इसके जो भंडारण होते हैं वह सीमित होते हैं और पेट्रोलियम पर हम आयात पर निर्भर होते हैं। तो इन चीजों को कम करने के लिए बायो एस्फाल्ट का निर्माण किया गया है, अर्थात ऐसे उत्पादों का निर्माण किया गया है जो वनस्पति से तैयार किए जाएं और जिनका उपयोग हम डामल की तरह कर सकें। अर्थात जैसे कि हमें हवाई जहाज की पट्टियां बनाना है, हमें सड़कों का निर्माण करना है, हमें 2 सड़कों को जोड़ना है, तो उनके उपयोग में हम इन उत्पादों का उपयोग कर सकें। इसे गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय संसाधन जैसे कि गुड़, चीनी, धान, मक्का, आलू, पाम तेल आदि से उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग सड़क निर्माण, हवाई पट्टी निर्माण या 2 पदार्थों को परस्पर जोड़ने में किया जाता है। हरित ईंधन। हरित ईंधन अर्थात ऐसे ईंधन जो पर्यावरण अनुकूल हो, पर्यावरण के लिए नुकसान ना पहुंचाते हो, ऐसे ईंधन हरित ईंधन कहलाते हैं। इन्हें जैव ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। यह पौधे और जानवरों के द्रव्यों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे गन्ने से, गोबर से, स्टार्च, जेट्रोफा से। इनसे हम इन ईंधनों को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है, अर्थात इन ईंधनों को जलाने से, इनसे ऊर्जा प्राप्त करने से ना तो पर्यावरण का प्रदूषण होता है और ना ही इनके समाप्त होने की संभावना बनी रहती है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे बायोएथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस आदि। हरित ईंधन के और भी प्रकार हैं, जैसे कि बायोएथेनॉल है, बायोडीजल है, बायोगैस है, बायोब्यूटेनॉल है, बायोहाइड्रोजन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि हरित ईंधन के प्रकार आपसे पूछ लिए जाएं 3 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। बायोएथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायोब्यूटेनॉल और बायोहाइड्रोजन। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं वायु टरबाइन। वायु टरबाइन जैसे पवन चक्कियों में लगती हैं, तो इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो पवन ऊर्जा होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। पवन चक्कियां तो देखी हैं, पवन चक्कियों को चलाने के लिए कुछ टरबाइन लगाए जाते हैं, वो टरबाइन को घुमाते हैं तो इससे क्या होता है, पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसमें वायु शक्ति का उपयोग कर जनरेटर चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। सौर पैनल्स। सौर पैनल्स क्या होते हैं, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अर्थात सौर से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की यह युक्ति होती है। ये सिलिकॉन से बने कई सौर काष्ठों से बने होते हैं, अर्थात सिलिकॉन से बने जो सौर काष्ठ होते हैं उनसे इनका निर्माण किया जाता है। यह डीसी धारा उत्पन्न करती है, अर्थात डायरेक्ट करंट उत्पन्न करती है, बाद में इसे एसी करंट अर्थात अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैव निम्नीकृत प्लास्टिक, अर्थात ऐसे प्लास्टिक जिनका निम्नीकरण संभव हो, जिन्हें हम मिट्टी में मिलाने पर उनका विघटन हो सके। प्लास्टिक में क्या होता है, उनका विघटन नहीं होता, वो सालों साल निरंतर ज्यों के त्यों बने रहते हैं, जिससे मृदा प्रदूषित होता है और जल प्रदूषित भी होता है। तो यह प्लास्टिक का ही एक रूप है, यह अपघटित होने की क्षमता रखता है, अर्थात इसे एक बार उपयोग करने के बाद यदि आप छोड़ देते हैं तो वह अपघटित हो जाता है। इसमें किसी भी तरह का पर्यावरण को खतरा नहीं होता है। इसे प्राकृतिक सामग्री या फिर पेट्रोकेमिकल संसाधनों से बनाया जाता है। जैविक खेती। जैविक खेती अर्थात ऐसी खेती जिसमें रसायनों का कम से कम उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ मृदा की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हम फसल चक्र का उपयोग करते हैं, ऐसी खेती को हम जैविक खेती कहते हैं। यह कृषि की वह विधि है जिसमें रासायनिक एवं संश्लेषित उर्वरक व कीटनाशकों का न्यूनतम उपयोग या बिना प्रयोग पर यह आधारित होती है, अर्थात इनका उपयोग कम से कम किया जाता है। इसमें भूमि की उर्वरकता शक्ति भी बनी रहती है, साथ ही साथ
इसमें हमें किस किस को अपनाना पड़ता है? फसल चक्र को अपनाना पड़ता है। फसल चक्र क्या होती है? जैसे दलहनी फसलों के बाद आप खाद्यान्नी फसलें लगा देते हैं, खाद्यान्नी फसलों के बाद आप फिर से दलहनी फसलें लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है और मृदा की उर्वरता लगातार बनी रहती है। कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ जो जीवों के द्वारा उत्पाद अपशिष्ट होते हैं, खाद होता है, उसका उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। इसलिए इसे सतत कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतत कृषि कहा जाता है। एलईडी और सीएफएल, अब प्रश्न पूछा जा सकता है एलईडी सीएफएल क्या होता है या बेहतर क्यों है? तो एलईडी सीएफएल तो हम ऊर्जा के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, ऊर्जा टॉपिक में इनको हमने डिटेल में पढ़ा था। यहां हम देख लेते हैं कि ये बेहतर क्यों है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलईडी और सीएफएल बेहतर क्यों है, क्योंकि जो हम पुराने बल्बों का उपयोग करते थे उनमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता था और उसमें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती थी, अर्थात बिजली की खपत ज्यादा होती थी और ऊर्जा कम निकलती थी, अर्थात विद्युत ऊर्जा का उपयोग ज्यादा होता था लेकिन प्रकाश ऊर्जा बहुत कम निकलती थी। लेकिन एलईडी और सीएफएल क्या करती हैं? विद्युत ऊर्जा का उपयोग बहुत कम करती हैं और प्रकाश ऊर्जा में उसका परिवर्तन बहुत ज्यादा करती हैं, बहुत ज्यादा हमें प्रकाश उत्पन्न करके देती हैं। ये कम ऊर्जा खपत करते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं, इनमें फ्यूज होने की भी संभावना बहुत कम होती है, बल्ब बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते थे। इनका प्रकाश पुराने बल्बों की तुलना में अधिक तीव्र होता है। जैव उपचार, यह एक अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकी है। जैव उपचार क्या होता है? जीवों के माध्यम से हम जो अपशिष्ट है उनका प्रबंधन कर लेते हैं। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों आदि के प्रयोग द्वारा प्रदूषित स्थान से प्रदूषण को निष्प्रभावी या हटाया जाता है। अर्थात सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हम यदि अपशिष्टों का प्रबंधन कर लें, उन्हें हटा दें वहां से, तो इसे ही क्या कहते हैं? जैव उपचार कहते हैं। धारणीय कृषि क्या होती है? अर्थात सतत कृषि। यह ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें भूमि की उत्पादकता का विनाश किए बिना या पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना खेती की जाती है, अर्थात जैविक खेती ही धारणीय कृषि की अवधारणा पर आधारित होती है। धारणीय कृषि प्रणाली वे हैं जो कम से कम विषैले हैं और ऊर्जा का उचित संचालन करते हैं। इसमें सम्मिश्रित पौधों को उगाना, अर्थात इसमें बहुत सारे पौधों को साथ में उगाया जाता है। इसमें पौधों को एक साथ उगाया जाता है, बहुत सारे पौधों को एक साथ उगाया जाता है, विभिन्न फसलों को उगाया जाता है, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। मेथनॉल, मेथनॉल क्या है? तो यह ईंधन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, अर्थात CO और CO2 के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा मेथनॉल को प्राप्त किया जाता है। यह एक निम्न कार्बन युक्त हाइड्रोजन वाहक ईंधन है। क्या है? यह एक प्रकार का ईंधन है जिसमें निम्न कार्बन युक्त हाइड्रोजन होता है। इसका उत्पादन निम्न ग्रेड कोयले, कृषि अवशेषों, ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्राकृतिक गैसों द्वारा किया जाता है। तो कैसे कैसे बनता है? कोयले से भी बनता है, जो निम्न ग्रेड का कोयला होता है उससे बनाया जाता है। कृषि अवशेषों से इसका निर्माण किया जाता है। जो ताप विद्युत संयंत्र हैं उससे उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्राकृतिक गैसों से इसका उत्पादन किया जाता है। मेथनॉल अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तो नीति आयोग ने के इस कार्यक्रम का उद्देश्य था मेथनॉल डाई मिथाइल ईथर के उत्पादन को बढ़ावा देना, ताकि भारत की तेल आयात पर निर्भरता और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हो। क्योंकि हमने मेथनॉल देखा है, मेथनॉल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन युक्त हाइड्रोजन, निम्नीकृत कार्बन युक्त हाइड्रोजन होता है, अर्थात इससे जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसें हैं उनका उत्सर्जन बहुत कम होता है और ये पर्यावरण हितैषी होती है, साथ ही साथ हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अर्थात अभी हम आपको पता है कि पेट्रोलियम के लिए हम क्या है? आयात पर निर्भर होते हैं, विभिन्न देशों से हमें मंगवाना होता है। तो नीति आयोग ने इस उद्देश्य से कि इस आयात को कम किया जा सके, साथ ही साथ पर्यावरण हितैषी ईंधन तैयार किया जा सके, इस अर्थव्यवस्था को तैयार किया है, जिसे मेथनॉल अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे जो सिलेबस के अंतर्गत आते हैं उन सभी को हमने विस्तार रूप से पढ़ा और उनको समझने का प्रयास भी किया है। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के अंतर्गत जो भी चीजें हैं टॉपिक वाइज आपको लिमिटेड शब्दों में पढ़नी है, ताकि आपके पास लिखने का स्कोप भी बहुत कम है और आप उसी स्कोप में इसको लिख सकें। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।